नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट कमीशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हंटर कमीशन एंड इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक दिन में बिल्ट नहीं हुआ था, बल्कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो एजुकेशनल फील्ड में कई सालों के एफर्ट्स, चेंजेस एंड रिफॉर्म्स के बाद इमर्ज हो पाया है। तो ऐसे ही एजुकेशनल एफर्ट्स के अंडर हंटर कमीशन भी इनमें से एक है, जो कि 1882 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो हंटर कमीशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हंटर कमीशन को फॉर्म करने के पीछे के मेन रीजंस क्या क्या थे। तो फर्स्ट रीजन था द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओवर इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड दोज अथॉरिटीज वर पास टू द ब्रिटिश क्राउन। मीन्स कि 1857 के रिवॉल्ट के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो खो दी थी एंड वो जो अथॉरिटीज़ थी वो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को पास कर दी गई थी। So next point है following this move it was widely felt that the educational system in the country needed to be re-evaluated as the grant in aid system introduced by Wood's Dispatch 1854 was not implemented as expected। मीन्स इस मूव के अंतर्गत यह भी फील किया गया था कि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम जो है यानी कि इंडियन एजुकेशनल सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है एंड इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को री इवेल्युएट किया जाना चाहिए, क्योंकि हंटर कमीशन से पहले वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसके अंतर्गत जो ग्रांट इन एड सिस्टम था वो भी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। लेकिन वुड्स डिस्पैच ने ये जो ग्रांट इन एड सिस्टम है इसको एज एक्सपेक्टेशंस इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो इसीलिए फिर हंटर कमीशन की ज़रूरत महसूस हुई थी ताकि जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स प्रॉम्प्टेड अ कैंपेन इन लंडन विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मीन्स इन सभी फैक्टर्स के चलते लंदन में एक कैंपेन शुरू हुआ था जिसके कारण फॉर्मेशन हुई थी जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम 1880 until 1884 लॉर्ड रिपन सर्व्ड एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड वाज आस्क्ड बाय द जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया टू ओवरसी द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मीन्स 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन ने इंडिया को एज वाइसरॉय सर्व किया था एंड इंडिया में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने लॉर्ड रिपन को इंडियन एजुकेशन के स्टेटस की जांच करने का काम दिया था। तो हमारा अगला पॉइंट है एज अ रिजल्ट इन 1882 लॉर्ड रिपन एस्टेब्लिश्ड द इंडियन एजुकेशन कमीशन विद सर विलियम हंटर एज इट्स चेयरमैन। मीन्स एज अ रिजल्ट 1882 में लॉर्ड रिपन ने इंडियन एजुकेशन कमीशन को एस्टेब्लिश किया जिसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर। ओके, तो ये थे कुछ रीजंस जिनके कारण हंटर कमीशन को फॉर्म किया गया था। तो अब जान लेते हैं हंटर कमीशन को डिटेल में। In 3 February 1882, the British government appointed a commission chaired by William Hunter to review the country's educational progress since the dispatch of 1854. Means कि 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की चेयरमैनशिप के अंडर इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था। मीन्स जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इंडियन एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की थी एंड इसी कारण इस कमीशन का नाम जो है वो विलियम हंटर के नाम पर हंटर कमीशन भी रखा गया है। तो ऑल ओवर अगर कंक्लूड किया जाए तो 1854 से 1882 तक भारत में एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस थी, क्या स्टेटस था, उसको रिव्यू करने के लिए ये हंटर कमीशन बनाया गया था। मींस ताकि ये जो कमीशन है ये वुड्स डिस्पैच की प्रोग्रेस को रिव्यू करे, इवेलुएट करे एंड वुड्स डिस्पैच में जो भी कमियां रह गई थी उनको रिमूव करने के लिए अपनी वैलिड रिकमेंडेशंस दें। इसीलिए हंटर कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि हंटर कमीशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो यहाँ ओके, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो हंटर कमीशन का एक उद्देश्य ये था कि इंडियन एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन पर, एंड इंडियन एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए ये रिकमेंडेशन भी दे। एंड सेकंड इसका जो उद्देश्य था वो था कि रिलीजियस मिशनरीज जो हैं वो उनके एजुकेशनल वर्क्स को इवेलुएट किया जाए।
एंड थर्ड पॉइंट है कि हंटर कमीशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि 1854 में जो वुड्स डिस्पैच जो है जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसकी जांच की जाए और ये भी इंक्वायर किया जाए कि वुड्स डिस्पैच के अंडर दी गई ग्रांट इन एड कितनी कब और कहाँ यूज़ की गई है एंड इसमें रिफॉर्म करने के लिए सजेशन देना भी हंटर कमीशन का एक ऑब्जेक्टिव था। तो हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हंटर कमीशन ये भी डिसाइड करेगा कि सरकार को अपने लोगों को एजुकेशन देने के लिए और उसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हंटर कमीशन ये भी डिसाइड करेगा कि जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को एजुकेशन देना कंटिन्यू रखेगी या नहीं रखेगी, मतलब उनको एजुकेशन देना कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस चीज़ को भी डिसाइड करना हंटर कमीशन का एक ऑब्जेक्टिव था। ओके तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हंटर कमीशन का प्राइमरी गोल ये भी था कि इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन को इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि ये चेक किया जा सके कि बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। हालांकि इस कमीशन ने ये भी डिसाइड किया था कि ये जो कमीशन है ये भारत की सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को भी इन्वेस्टिगेट करेगा। ओके देन लास्ट पॉइंट ये है कि हंटर कमीशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये स्टेट इंस्टीट्यूट्स एंड जो मिशनरी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्टेटस की भी जांच करेगा, उनको भी स्टडी करेगा। एज अ रिजल्ट जो हंटर कमीशन है उसने वुड्स डिस्पैच 1854 की एजुकेशन की फील्ड में इम्प्लीमेंट की गई सभी पॉलिसीज़ को अच्छे से स्टडी किया एंड एज अ कंक्लूजन उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। तो अब हम देख लेते हैं कि हंटर कमीशन की मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। ओके तो फर्स्ट है प्राइमरी एजुकेशन। देख लेते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था। तो पहला है कि हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को केवल उनकी मदर टंग में ही दी जानी चाहिए। एंड सेकंड इन्होंने कहा कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि बैकवर्ड ट्राइबल एरिया से या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उन्हें भी प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। एंड हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड एंड लोकल बोर्ड बॉडीज़ जो हैं उनको दी थी। एंड इनके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे होगी वो आपकी मतलब कि एक तरह से इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कल को सेल्फ रिलायंस बन सके एंड बच्चों की जो फीस होगी वो भी उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हंटर कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए सेपरेट फंड असाइन किया जाना चाहिए एंड अर्बन एंड जो रूरल प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको प्रॉपर फंडिंग की जानी चाहिए। एंड लास्ट हंटर कमीशन ने ये भी मैंडेटरी किया था कि टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स भी एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए एंड ये जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं ये ऐसे प्लेसेस पे होने चाहिए जहाँ से टीचर्स जो हैं वो ईजिली वेकेंट स्कूल्स में अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। तो अब ओके तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग हंटर कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया। तो फर्स्ट हंटर कमीशन ने ये मेंशन किया कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्प्लीटली इंडियंस की ही होनी चाहिए। एंड सेकंड इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए कि वे एजुकेशनल फील्ड में काम कर सकें एंड एजुकेशनल फील्ड में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको दूर करने के लिए ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी स्कूलों को दी जानी चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा हायर एजुकेशन। तो देख लेते हैं कि हायर एजुकेशन के बारे में हमारा जो हंटर कमीशन है उसने क्या क्या रिकमेंड किया था। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू हंटर कमीशन हायर एजुकेशन की फील्ड में फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जानी चाहिए आपके टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एंड लेबॉर्ट्रीज़ के लिए भी फंडिंग होनी चाहिए, लाइब्रेरीज़ के लिए भी एंड रीडिंग रूम्स की डेवलपमेंट के लिए भी। एंड सेकंड इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि हायर एजुकेशन के जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हर तरह से प्रॉपर डेवलपमेंट की जानी चाहिए, मतलब कि उनमें प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए, बिल्डिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, मतलब कि हर तरह से आपकी जो हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो डेवलप्ड किए जाने चाहिए। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस एजुकेशन। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या रिकमेंड किया गया था। तो हंटर कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया था कि कोई भी स्कूल जिसे गवर्नमेंट खुद रन कर रही है उसमें कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। एंड इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो रिलीजियस एजुकेशन दे भी सकते हैं ना नहीं भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर।
तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फीमेल एजुकेशन। तो फीमेल एजुकेशन के रिगार्डिंग हंटर कमीशन ने कहा था कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट एजुकेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए। एंड सेकंड इन्होंने कहा कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको लाइफ यूजफुल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो उसके पूरी लाइफ में उसको हेल्प कर सकें, उन्हें लाइफ का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाना चाहिए। एंड थर्ड इन्होंने रिकमेंड किया था कि स्कूल्स एंड जो अदर एजुकेशनल सेक्टर्स हैं उनमें वुमेन टीचर्स एंड वुमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए, ताकि जो लड़कियां हैं, जो भी गर्ल्स हैं, उनको एजुकेशन लेने के लिए कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन भी मिलती रहे। सो नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन स्कीम। तो हंटर कमीशन ने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो नेटिव किंग्स हैं, उनके जो जागीरदार हैं, तल्लुकदार हैं, उनके लिए स्पेशल टाइप के स्कूल्स खोले जाने चाहिए, जहाँ पर बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में बेटर क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। मतलब कि जो स्पेशल स्कूल्स हैं ये बेसिकली खोले जा रहे थे जो राजा महाराजा हैं उनके बच्चों के लिए, या उनके जो भी खास जो भी जागीरदार होंगे, उनके मंत्री होंगे, उनके लिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो इसके अंतर्गत हंटर कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि हर क्लास के, कास्ट के, ट्राइबल के लोगों को एजुकेशन लेने का राइट हो। एंड सेकंड इन्होंने ये भी बताया था कि कास्ट सिस्टम में जो प्रेजेंट अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम है उसको अबॉलिश किया जाए एंड हिली एरियाज में भी स्पेशल स्कूल्स खोले जाए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रांट इन एड। तो हंटर कमीशन ने ग्रांट इन एड की भी रिकमेंडेशंस दी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि वुड्स डिस्पैच के अंडर ये डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया में ग्रांट इन एड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन ये काम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ था। एंड इसमें मतलब कि देखा गया कि मद्रास में जो सैलरीज हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट दी जाती थी, एंड वहीं पे जो मुंबई में जो सैलरी थी वो बच्चों के एग्ज़ाम रिजल्ट्स पर बेस थी। तो कहीं ना कहीं क्या था कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम में जो सैलरी सिस्टम था वो भी प्रॉपर मेंटेन नहीं था। तो इसीलिए फिर जो हंटर कमीशन है उसने दोबारा से ग्रांट इन एड की रिकमेंडेशंस दी कि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए हर स्कूल में। एंड वहीं हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग टीचर्स की जो सैलरीज हैं वो फिक्स्ड होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू हंटर कमीशन ग्रांट इन एड सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिटरेट कैंडिडेट्स वर गिवन प्रेफरेंस फॉर लोअर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब कि जो भी इंडियन लिटरेट कैंडिडेट्स हैं उनको जो है जो गवर्नमेंट लो लेवल की जॉब्स होंगी उनमें प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है प्राइवेट पार्टीज वर टू बी एस्टेब्लिश सेकेंडरी स्कूल्स विद फंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स को भी गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। तो यही था हंटर कमीशन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।